ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज़ फेज़र एंड फेज़र डायग्राम। लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था कि जो वेव है आपके पास एसी वेव है वो रिप्रेजेंट उसको हम कर सकते हैं साइन थीटा की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है। सिमिलरली इसको आर कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आर जो है उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और टी उसका जो है टाइम साथ में जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह से आपके पास जो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो समटाइम ऐसा होता है कि करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस होता है और उस फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं या फेज एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। तो यहाँ पर फाई जो एक आम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं उस केस में करंट और ईएमएफ जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहती हैं, इक्वल रहती हैं, उनका फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होता है। बट इन केस ऑफ इंडक्टर और इन केस ऑफ कैपेसिटर यहाँ पर इनमें करंट और ईएमएफ में डिफरेंस आएगा। किस तरह से डिफरेंस आता है उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे आगे इसके बाद। तो पहले जो आपके पास डेफिनेशन है फेजर हम किसको बोलते हैं, तो क्वांटिटी विच वेरीज साइनसोडली विद टाइम एंड रिप्रेजेंट एज अ प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर्स। तो क्वांटिटी है जो कि साइनोसोडल या साइन वेव की फॉर्म में चेंज हो रही है, जैसे हमने ईएमएफ और करंट की बात की है, और उसको आप रोटेटिंग वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसे हम फेजर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे रखी है, तो डायग्राम में आपके पास अगर ये वेक्टर है जो कि ई नोट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर आई नोट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ये वेक्टर। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी वो ये आएगी ओ से लेकर एम तक। करंट की जो है वो ओ से लेकर एन तक आ रही है। ये प्रोजेक्शन जो है जब ये वेक्टर यहाँ पर नीचे होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। धीरे धीरे ये वैल्यू ऊपर की तरफ जाती जा रही है। उसके बाद जब ये वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वैल्यू जो है प्रोजेक्शन की फिर से नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह से जो आपके पास प्रोजेक्शन है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है। तो इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी को तो हम उसको बोलते हैं फेजर। इसके बाद है कि डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट, जो कि फेजर्स जो हैं वो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ हैं, उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं किसी डायग्राम के साथ तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ईएमएफ को ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की अगर डायग्राम्स हमारे पास होती हैं तो उन डायग्राम्स को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। अब इसका यूज हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्टडी में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस या रजिस्टर। तो रजिस्टर में से जो एसी करंट फ्लो करता है वो किस तरह से करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल जो है वो एसी सिग्नल का सिंबल है या एसी ईएमएफ का सिग्नल है। तो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस आर के थ्रू। तो इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है क्योंकि साइन वेव है। तो ई जो है वो आई आर के बराबर होता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आई किसके बराबर होगा, ई डिवाइड बाय आर। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू ई नॉट, ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई नॉट ओवर आर साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट ओवर आर को हम आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से सिंपल क्लियर है कि ई नॉट को किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो आई नॉट जो है वो ई नॉट से तो कम ही होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो, ये ऊपर जो डायग्राम लाइन चल रही है, साइन वेव चल रही है, ये आपके पास ईएमएफ की सॉलिड लाइन ईएमएफ की है, और जो डॉटेड लाइन है वो करंट की है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है, सेम है, बट एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये इस तरह से इसकी वेव डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर। उसके बाद इसकी अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है सेम है और दोनों के जीरोस जो हैं वो एक ही पॉइंट्स पर आ रहे हैं। इसका मतलब ई और आई दो वेक्टर, जो पहले हमने दो वेक्टर अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और वो डायरेक्शन का जो एंगल है, जो फेज है, वो कितना होगा, ओमेगा
टी के इक्वल। तो ये उसकी फेजर डायग्राम होगी किस चीज़ के लिए, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू एसी फ्लो करती है। उसके बाद नेक्स्ट है एसी थ्रू इंडक्टर। अगर इंडक्टर के बीच में से एसी फ्लो करे, रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर इंडक्टर लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहीं से पहले भी शुरू किया था, यहाँ पर अब भी है, सेम रहेगा। उसके बाद आपको ये भी पता है कि E यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर L, तो वो E किसके बराबर होता है, -L/di/dt। अब यहाँ पर अगर आप लूप रूल लगाते हो या लूप लॉ लगाते हो, तो E प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सर्किट में -L/di/dt डेट इज इक्वल टू 0। तो E किसके बराबर हो जाएगा, L/di/dt। तो इसके आगे जो है वो इसको हमने सॉल्व करना है, डी को एक तरफ ले जाओ, डी एक तरफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, डी का इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आई के इक्वल आ जाएगा। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। तो ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो ये करंट है। अब क्योंकि पहले जब हम ईएमएफ की बात कर रहे थे तो वहां पर साइन ओमेगा टी था, पर यहाँ पर तो कॉस ओमेगा टी आ गया करंट के केस में। तो हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा टी को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं साइन की फॉर्म में। तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी -90 के इक्वल होता है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये आंसर आपके पास आई किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अब आपके पास जो है करंट की ये वैल्यू आ गई। अब करंट और ईएमएफ के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो ईएमएफ है, पहले जो हमने यहाँ पर ई की वैल्यू नोट की, तो ई जो है वो साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री या π/2 फेज जो है वो पीछे चल रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह से इसकी पीक वैल्यू अगर आप निकालते हो तो पीक वैल्यू किसके बराबर है, ई नॉट डिवाइड बाय एक्सएल। तो पहले आपके पास जो है रेजिस्टेंस के केस में आर आ रहा था नीचे, आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस या अपोजिंग जो अपोजिशन जो लग रही है रेजिस्टेंस की वजह से, उसकी वैल्यू थी। यहाँ पर हम आर वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक्सएल। तो एक्सएल जो है डेट इज कॉल्ड अ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अगर आप इंडक्टर के अंदर जो अपोजिशन होती है जो कि इक्वल टू रेजिस्टेंस रहेगी, तो वो उसको हम वर्ड जो नाम यूज करते हैं उसके लिए उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। और रिएक्टेंस किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देखो ये ओमेगा एल है। सो रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा एल। तो साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज एंगल ऑफ π/2। तो π/2 फेज एंगल पीछे चलेगा। इसको अगर डायग्राम से हम बात करते हैं तो ये आपकी जो डायग्राम इस तरह से बनेगी, ये ईएमएफ की वैल्यू है, ये आपके पास करंट की वैल्यू। अगर फेजर डायग्राम की बात करते हो तो यहाँ पर ईएमएफ आगे चल रही है और π/2 एंगल जो है वो पीछे है करंट। तो इस तरह से आप इसकी फेजर डायग्राम बनाते हो इन केस ऑफ इंडक्टर। इसी तरह से आगे हम कैपेसिटर की भी वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी थ्रू एक कैपेसिटर। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले भी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे थे, बट अब जो रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे, द ईएमएफ अक्रॉस द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C। तो आपने Q इज इक्वल टू CV पढ़ा होगा रिलेशन, तो वहीं से ये रिलेशन लिया है हमने। तो V या E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C। तो E की वैल्यू किसके ऊपर, Q ओवर C, Q इज इक्वल टू CE, E की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब Q किसके बराबर होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं dQ अपॉन dt, क्योंकि हमने I चाहिए। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे CE नॉट साइन का क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, साथ में ओमेगा। हम
सी और ओमेगा को नीचे ले आएंगे, इसकी वैल्यू जो है 1/ओमेगा c कर देंगे, ई नॉट डिवाइड बाय 1/ओमेगा c कॉस ओमेगा टी। नाउ आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा c। अब फिर से उसी तरह से हमने साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कर दिया हमने। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास करंट है इन केस ऑफ कैपेसिटर, वो π/2 फेज आगे चलेगा ईएमएफ से। और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो किसके बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 1/ओमेगा c। तो इस तरह से आपने ये वाला कैपेसिटर के थ्रू जो एसी फ्लो करती है उसका जो है डिस्कशन करना है कि किस तरह से करंट जो है वो यहाँ पर π/2 एंगल आगे चलेगा। फेज डिफरेंस उसका जो होगा वो π/2 का होगा। यहाँ ईएमएफ है, करंट π/2 आगे है, यहाँ पर इसकी जो है सिग्नल शो कर रहे हैं, यहाँ पर फेजर डायग्राम शो कर रहे हैं। तो इसको आपने बड़ा स्टडी करना है, ये कंप्लीट इतना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे फिर इनके कम्बिनेशन, इंडक्टर कैपेसिटर का, इंडक्टर रेजिस्टेंस का। तो ये अलग अलग कम्बिनेशन जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।